नमस्कार। 8वें वेतन आयोग में अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर संसद से एक बड़ी अपडेट मिल रही है। इसको लेकर राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न पूछा गया है, जिसका जवाब शासन की ओर से दिया गया है। तो क्या कुछ प्रश्न पूछा गया है और क्या जवाब शासन की ओर से दिया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग में अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न पूछा गया है, जिसका जवाब दिया गया है शासन की ओर से। तो जो राज्यसभा में लिखित प्रश्न संख्या है 1052 मंगलवार 29 जुलाई 2025 को ये प्रश्न लगाया गया था। श्रीमती सागरिका घोष जी के द्वारा पूछा गया है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 8वें वेतन आयोग सीपीसी के गठन को मंजूरी देने वाली आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तिथि क्या है? क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के नामों का चयन अंतिम रूप से हो गया है? यदि हाँ, तो उनके नाम, पदनाम और आधिकारिक नियुक्ति आदेश का ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो उनके चयन की संभावित समय सीमा क्या है? गा नंबर का प्रश्न है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को सौंपे गए विचारार्थ विषय TOR क्या है और क्या मंत्रालय ने आयोग के द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की है? यदि हो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? उत्तर दिया गया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। आधिकारिक अधिसूचना यथा समय जारी की जाएगी। खा नंबर के प्रश्न का उत्तर बताया गया है, सरकार के द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिए जाने के बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तीसरा गा नंबर का उत्तर दिया गया है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। आयोग विचारार्थ विषय में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। तो ये उत्तर 8वें वेतन आयोग के गठन, अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति और टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर शासन की ओर से दिए गए हैं। वहीं पर एक और प्रश्न पूछा गया है यूपीएस चुनने के लिए जो समय सीमा है उसको लेकर। तो इसमें जो प्रश्न पूछा है श्री एंटोनी जी के द्वारा, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस आरंभ की है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्मचारियों को यूपीएस चुनने का चयन करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? आज की तिथि के अनुसार कितने कर्मचारियों ने यूपीएस का चयन किया है और क्या सरकार की उक्त योजनाओं में से एक का चयन करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की कोई योजना और यदि हो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? उत्तर दिया गया वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा। का से लेकर डा तक का जो उत्तर है, कर्मचारियों को सुनिश्चित पे आउट प्रदान करने के उद्देश्य से एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अधीन एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस शुरू की गई है। कर्मचारियों और संघों के अभ्यावेदनों के आधार पर यूपीएस चयन करने की अंतिम तिथि को 3 महीने की अवधि के लिए 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 20/7/2025 की स्थिति के अनुसार 31,555 कर्मचारियों ने यूपीएस का चयन किया है। तो 31,555 कर्मचारियों के द्वारा यूपीएस का चयन कर लिया गया है। एक और प्रश्न पूछा गया है इसमें CGHS को लेकर। ये प्रश्न आपका लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 968 25 जुलाई को लगाया गया था। श्री BY राघवेंद्र जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया, क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह देखते हुए कि विगत 5 वर्षों से CGHS की दरें अपरिवर्तित रही हैं, इनकी दरों में वृद्धि का कोई भी प्रस्ताव है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार के पास CGHS दरों में संशोधन के लिए कोई योजना और समय सीमा है और यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और CGHS दरों में अंतिम संशोधन कब हुआ था?
अगला है 50 से अधिक बिस्तरों वाले कुल निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की संख्या कितनी है। CGHS, ABY और ESI योजनाओं के अंतर्गत सूचीबद्ध 50 से अधिक बिस्तर क्षमता वाले निजी अस्पतालों की संख्या कितनी है। सिजेरियन सेक्शन, एपेंडेक्टोमी, हर्नियोटोमी और क्रेनियोटोमी जैसी सामान्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए प्रयोगशाला शुल्क जो वर्ष 2014 से अपरिवर्तित रहा है, उन दरों में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं श्री प्रताप राव जाधव जी के द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। का से लेकर डा तक का जो उत्तर है, CGHS पैकेज की दरों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। हाल के वर्षों में CGHS के द्वारा परामर्श शुल्क, ICU दरें और कमरे का किराया, 36 रेडियोलॉजिकल जांच और अन्य जांचें, 43 कार्डियोलॉजी प्रक्रिया और इमेजिंग तथा 58 सामान्य सर्जरी को क्रमशः दिनांक 12/4/2023, 19/6/2023, 19/12/2023 और 1/2/2024 को संशोधित किया गया है। मंत्रालय के द्वारा जांच और प्रक्रियाओं की पूरी सूची में बदलाव की परिकल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत नई दरों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। CGHS द्वारा NHA के साथ समन्वय करके CGHS के लिए बिल क्लियरिंग सॉफ्टवेयर का एक नया संस्करण तैयार किया गया है, जिसमें नई दरें और पैनलबद्धता के नियमों और शर्तों को एक साथ लागू किया जा सके। 50 से अधिक बिस्तरों वाले कुल 992 निजी अस्पताल CGHS के अंतर्गत, 1198 ESIC के अंतर्गत, 2503 PMJAY BY के अंतर्गत पैनलबद्ध हैं। तो CGHS की दरों में वृद्धि को लेकर प्रश्न पूछा गया था, जिसका उत्तर जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं श्री प्रताप राव जाधव जी के द्वारा इसका जवाब दिया गया है। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग में अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है संसद से। इसके साथ ही CGHS की दरों में वृद्धि को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया गया था, जिसका जवाब शासन की ओर से दिया गया है। और NPS से UPS में जो कर्मचारी जाना चाहते हैं उसकी समय सीमा में वृद्धि को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया गया था, जिसका जवाब भी शासन की ओर से दे दिया गया है। लेकिन कर्मचारियों की अगर बात करें तो कर्मचारियों को ना ही NPS और ना ही UPS जो स्कीम है वह पसंद आ रही है। कर्मचारियों की केवल एक ही मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे। तो सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने में कहीं ना कहीं आनाकानी कर रही है और नई नई पेंशन योजनाओं को कर्मचारियों के ऊपर थोपने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है वहां पर भी अगर भाजपा की सरकार बन गई है तो फिर वहां पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने का काम भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो साथियों, कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं तो इस जानकारी को अपने दूसरे साथियों तक ज़रूर शेयर करें। साथियों, अगर आप इन सभी आदेशों का PDF फाइल देखना चाहते हैं तो इन सभी आदेशों का जो PDF फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।